सर्किट ब्रेकर चैप्टर 2। एक सर्किट ब्रेकर एक स्विचिंग डिवाइस है, ठीक है, जो असामान्य यानी अबनॉर्मल कंडीशन, फॉल्ट, करंट को क्या करता है, बाधित करता है, रोकता है। यह एक मैकेनिकल डिवाइस होता है। क्या होता है? यह एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो हाई मैग्नीट्यूड फॉल्ट को करंट को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है और अतिरिक्त रूप से एक स्विच का कार्य करता है। ठीक। सर्किट ब्रेकर मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल सर्किट को बंद करना और ओपन करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, जैसे कि ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर और इक्विपमेंट बचते हैं इससे सर्किट ब्रेकर थ्रू। सर्किट ब्रेकर का कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में अनिवार्य रूप से एक होता है फिक्स्ड और एक होता है मूविंग कॉन्टैक्ट। देख पा रहे हैं ये आपका क्या है, इधर बनाते हैं, रुके रहिए तो। ये देखिए आपका एक फिक्स कॉन्टैक्ट है। ठीक, जब मैं ऐसे बना लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे नीचे बना भी हुआ है फिक्स कॉन्टैक्ट। देखिएगा तो यह क्या लिखा है, फिक्स कॉन्टैक्ट आपका ये वाला है। ठीक है, फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये वाला मूविंग कॉन्टैक्ट है। ठीक है ना, ये आपका यहीं पर आर्क प्रोड्यूस होता है। हाँ, एयर कशन, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक, यहाँ देखो सर्किट ब्रेकर में दिया गया। सर्किट ब्रेकर में अनिवार्य रूप से फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं। एक कॉन्टैक्ट एक दूसरे को टच करते हैं और जब सर्किट बंद होता है तो सामान्य परिस्थितियों में करंट को कैरी करते हैं। जब सर्किट ब्रेकर बंद हो जाता है तो करंट कैरी करने वाले कॉन्टैक्ट, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है, एक स्प्रिंग के प्रेशर में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सामान्य ऑपरेटिंग की स्थिति के दौरान सर्किट ब्रेकर की आर्म को सिस्टम के स्विचिंग और मेंटेनेंस के लिए खोला या बंद किया जा सकता है। सर्किट ब्रेकर को ओपन करने के लिए केवल एक ट्रिगर पर दबाव डालने की आवश्यकता होती है। जो सर्किट ब्रेकर होता है उसको ओपन करना है, ठीक है ना। सिर्फ एक ट्रिगर, क्या होता है, एक ट्रिगर, TRIGGER, ट्रिगर को दबाव डालने की आवश्यकता होती है। जब भी सिस्टम में किसी भी पार्ट पर कोई फॉल्ट आता है, किसी भी पावर सिस्टम किसी भी पार्ट पर कोई फॉल्ट आता है तो ब्रेकर का जो सर्किट ब्रेकर होता है उसका जो ट्रिप कॉइल होता है वह एनर्जेटिक हो जाता है और जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है एक दूसरे से अलग पर कुछ मैकेनिज्म कर रहे होते हैं। इस तरह सर्किट क्या होता है, ओपन हो जाता है, खुल जाता है। ठीक, यही आपका सर्किट ब्रेकर का कार्य सिद्धांत है। ठीक, आगे चलते हैं। सर्किट ब्रेकर में आर्क एक्सटेंशन होने की विधियाँ, ठीक, यानी मेथड्स ऑफ आर्क एक्सटेंशन इन सर्किट ब्रेकर, यानी कि सर्किट ब्रेकर में आर्क एक्सटेंशन की विधियाँ। जब तक यह आर्क कॉन्टैक्टों के बीच में बना रहता है, ठीक है ना, आर्क जो होता है, देखो ये आपका सर्किट ब्रेकर में आर्क बुझाने का सिद्धांत दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ आर्क एक्सटेंशन इन सर्किट ब्रेकर। ठीक, जब तक यह आर्क जो था कॉन्टैक्ट, देखो जब तक यह, देखो ये क्या है, कॉन्टैक्ट है, ये कौन सा है, तो कहोगे इसको बोलोगे या भाई साहब मूविंग कॉन्टैक्ट। ठीक, मूविंग कॉन्टैक्ट है, नहीं ये आपका क्या है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है और ये वाला आपका मूविंग कॉन्टैक्ट। ठीक, आर्क कहाँ उत्पन्न होगा, तो आर्क यहाँ पर उत्पन्न होगा, ये RC आर्क। ठीक, और क्या लिखा है, स्प्रिंग यहाँ पर बनी हुई है, जैसे ऐसे, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, ये आपकी स्प्रिंग है, SPRING स्प्रिंग। ठीक, ये आप
आपका स्प्रिंग हो गया। आगे देखते हैं। जब तक यह आर्क और कॉन्टैक्ट के बीच में अगर बना रहता है तब तक सर्किट ब्रेकर के माध्यम से करंट जो होता है अंत में बाधित नहीं होगी, क्योंकि आर्क स्वयं इलेक्ट्रिसिटी का आर्क जो होता है ना स्वयं इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिव पाथ होता है। ठीक है ना, खुद ही जानते हो जो आर्क उत्पन्न होता है ना खुद ही कंडक्टर का काम करता है और करंट का प्रवाह करता रहता है। सर्किट ब्रेकर के कुल करंट की रुकावट यानी कि सर्किट ब्रेकर जो टोटल करंट बह रही है उसको रुकावट के लिए आर्क को जितनी जल्दी हो सके बुझाना आवश्यक होता है। देखो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से आर को बुझा दिया जाए। ठीक है ना, आर को बुझा दिया जाए जिससे कि इसको जो है ज्वाइंट ना रहे। सर्किट ब्रेकर का मुख्य डिजाइन पैरामीटर त्वरित और सुरक्षित करंट ब्रेकर को पूरा करने के लिए सर्किट ब्रेकर में आर्क समन अर्थात आर्क क्विंचिंग क्या होता है, आर्क क्विंचिंग की उपयुक्त तकनीक प्रदान करना होता है। आर्क बुझाना, ठीक है ना, यानी कि आर्क एक्सटेंशन देखो एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन आर्क एक्सटेंशन, ठीक, आर्क एक्सटेंशन। चलिए फिर चलते हैं सर्किट ब्रेकर में आर्क बुझाने का सिद्धांत। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ आर्क एक्सटेंशन इन सर्किट ब्रेकर। ठीक है ना, सर्किट ब्रेकर में आर्क बुझाने के आगे आर्क बुझाने की विधियों पर चर्चा करने से पहले कॉन्टैक्टों के बीच आर्क के मेंटेनेंस के लिए, ठीक है ना, आर्क की मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार कारकों की जांच करना आवश्यक है। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये तो कॉन्टैक्टों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, ये आपका कॉन्टैक्ट है, ये भी कॉन्टैक्ट, ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, यानी कि कॉन्टैक्टों के बीच क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर निर्भर करता है और आयनित कण, ठीक है ना, आयनाइज्ड कण, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस पहला हो गया और दूसरा का है आयनाइज्ड कण, ठीक है ना, आयनाइज्ड आपका जो पार्टिकल होता है दोनों कंडक्टरों के बीच दोनों पर निर्भर करता है। ठीक, चलिए हम आगे बताते हैं। ठीक, समझ आई बात। आगे देखते हैं। जब कांटेक्टों में एक कम सेपरेशन होता है, जब कांटेक्ट जो होते हैं जो कांटेक्ट हैं वो कांटेक्ट ये है और ये है दोनों के बीच की दूरी क्या हो कम हो तो पोटेंशियल डिफरेंस उनके बीच आर को मेंटेन पोटेंशियल उनके बीच आर को मेंटेन करने के लिए पर्याप्त होता है। भाई जब दूरी कम होगी तो आर को प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, हाँ बना रहेगा। आर को बुझाने की एक विधि यह है कि कांटेक्टों को इतना दूर किया जाए कि आर को बनाए रखने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अपर्याप्त हो जाए। ठीक है, कि दूरी बढ़ा दोगे तो क्या होगा आर्क खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगी। हालांकि यह विधि हाई वोल्टेज सिस्टम पर अव्यवहारिक होती है, यानी हाई वोल्टेज सिस्टम पर, क्योंकि जहाँ कई मीटर के सेपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है ना, कॉन्टैक्टों के बीच आयनित कण जो दोनों कॉन्टैक्ट के बीच क्या आयनाइज्ड कण होते हैं आर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होते हैं। ठीक, आयनाइज्ड कण जो होते हैं वो आर को प्रोड्यूस करने के लिए पर्याप्त होते हैं। यह आर का पथ डीआयनाइज्ड किया जाता है तो आर को बुझाने में सुविधा होगी। आर को बुझाने में क्या होती है सुविधा होगी। जो कण होते हैं उनको डीआयनाइज्ड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ये जो कण होते हैं जो पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं पार्टिकल इनके बीच होते हैं, इन दोनों कॉन्टैक्टों के बीच जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं आयनाइज्ड होते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उनको डी आयनाइज अगर कर दिया जाता है ना तो क्या होगा तो आपका जो है तब बुझने की बड़ी जल्दी संभावना है ना। यहाँ आर के ऊपर डीएनआईडी किया जाता है तो आर बुझने में सुविधा होगी, बुझाने में सुविधा होगी। आर को ठंडा करके देखो आर को ठंडा करके ठीक कूलिंग कर दे भाई साहब, तो कूलिंग करना है ये जो आर को जो कूलिंग कर देते हैं या कंडक्टों के बीच से आयनित कणों को हटाकर आर को बुझाया जा सकता है। ठीक है ना, देखो जो आयनित कण जो यहाँ पर आपके आयनित कण हैं क्या हैं, यहाँ पर जो आपके आयनित कण छोटे छोटे जो कण हैं उनको क्या कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। ठीक, या कंडक्टों के बीच से आयनित कण को हटा दिया जाए या आर को ठंडा कर दिया जाए। ठीक ना, देखो जो आर्क उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना, आर्क जो उत्पन्न हो रही हैं उनको या तो कूलिंग दे दिया जाए तब बुझ सकती है, या जो आपका जो
आयनाइज्ड कण हैं उनको हटा दिया जाए, तो इससे क्या होगा, आग जल्दी बुझने की संभावना है। ठीक, आग जल्दी बुझने की संभावना है। अगर आपको चित्र बनाना है तो आपको बस इसी चित्र को बना लेना है। देखो कैसे बनाते हैं। देखिए करना क्या है, ऐसे एक लाइन खींचना है, फिर इसको एक लाइन ऐसे खींचना है, फिर आपको ऐसे एक लाइन खींचना है, फिर आपको एक ऐसे लाइन खींचना है और इसको ऐसे मिला देना है। ठीक, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर आपको इसको ऐसे ऐसे। ठीक, ये दोनों कॉन्टैक्ट है, इसको बोलेंगे क्या जी, तो इसको हम बोलेंगे फिक्स कॉन्टैक्ट या फिक्स मेंबर भी लिख सकते हो। ठीक, फिक्स मेंबर लिख सकते हैं। ठीक, फिक्स मेंबर। और ये आपका क्या है, मूविंग मेंबर। ठीक, मूविंग मेंबर। ठीक, अब इसमें क्या चीज़ होगा जी, इसके बीच जानते हो आर्क प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, आर्क, ARC, आर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है इसको डाई इलेक्ट्रिक जो होता है आपको आइसोलेशन के लिए हम क्या लगाते हैं, SAF नहीं, हाँ SAF6 गैस का यूज करते हैं। ठीक, ठीक है ना। अब देखते हैं तो ये आपका ऐसे ऐसे बना है, फिर उसके पीछे बना देना ऐसे ऐसे। ठीक, ऐसे। ये आपका क्या चीज़ है जी, तो कहोगे स्प्रिंग है। ठीक, ये क्या चीज़ है, स्प्रिंग है। देख लो, ये आपका स्प्रिंग है, SPRING स्प्रिंग। ठीक, बस आपको इसी चित्र को डायरेक्ट पेपर में बना देना है, पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्र पता होगा तो आप बना के लिख लेंगे। आगे देखिए, सर्किट ब्रेकर, क्या लिखा है, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में आर्क के बुझाने की विधियाँ। ठीक, सर्किट ब्रेकर में जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको बुझाने की विधियाँ। ठीक है ना। सर्किट ब्रेकर में आर्क बुझाने की दो विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं, तो कहोगे दो विधि हैं। पहला तो है हाई रेजिस्टेंस मेथड। ठीक ना, हाई रेजिस्टेंस मेथड। ठीक है ना, पहला हो गया। और दूसरा का लो रेजिस्टेंस मेथड। ठीक है ना, लो रेजिस्टेंस मेथड। ठीक है ना, ये दो मेथड हैं क्या, सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाने की दो विधियाँ। सर्किट ब्रेकर है उसमें जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसको बुझाने की दो विधियाँ हैं, एक तो हाई रेजिस्टेंस मेथड और दूसरा लो रेजिस्टेंस मेथड। ठीक, तो आगे चलते हैं। सर्किट ब्रेकर में आर्क बुझाने की दो विधियाँ हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। हाई रेजिस्टेंस मेथड, पहला है हाई रेजिस्टेंस मेथड। देखो इस सिस्टम में आर्क रेजिस्टेंस को समय के साथ बढ़ाया जाता है। ठीक है, आर्क रेजिस्टेंस को समय के साथ क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, ताकि आर्क को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त मान को कम किया सके। ठीक है ना, नतीजन करंट बाधित होती है और आर्क बुझ जाती है। इस सिस्टम की मुख्य हानियाँ यह है कि आर्क में बहुत अधिक एनर्जी का प्रसार हो। इस सिस्टम की मुख्य हानियाँ यह होती हैं कि आर्क में बहुत अधिक ऊर्जा का प्रसार हो, बहुत अधिक ऊर्जा का तो प्रसार होता है। इसलिए यह केवल डीसी सर्किट ब्रेकर और लो कैपेसिटी ऐसे सर्किट ब्रेकर में यूज होती है। देखो अगर हाई रेजिस्टेंस मेथड, ठीक है ना, क्या लिखा है, हाई रेजिस्टेंस मेथड। ठीक है ना, ये 4 मेथड। ठीक है ना, हाई रेजिस्टेंस मेथड यहाँ पर लिख सकते हो क्या, हाई रेजिस्टेंस मेथड। देखो डीसी सर्किट ब्रेकर। ठीक है ना, ब्रेकर। और दूसरा का है जिसमें जो और यूज किया जा सकता है, तो कहोगे कि लो कैपेसिटी ऐसे सर्किट ब्रेकर में यूज किया जाता है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आर्क के रेजिस्टेंस को इस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। देखो आर्क होता है, आर्क के जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, आर्क के जो रेजिस्टेंस को इस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। पहला है आर्क की लंबाई बढ़ाकर। ठीक, तो कहोगे लेथनिंग द आर्क। ठीक ना, यानी कि आर्क की लंबाई को अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसका आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आर्क को अगर हम ठंडा कर देते हैं तो आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा।
आर्क के क्रॉस सेक्शन को आर्क के क्रॉस सेक्शन को अगर हम कम कर देते हैं तब भी क्या होगा, आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आर्क को अगर हम क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तब भी आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें मेन चीज़ क्या है, हेडिंग को ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है, हेडिंग को। जैसे आर्क है, क्या होता है, आर्क का जो रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए ये 4 कारक निर्भर करते हैं। पहला है आर्क की जो है लंबाई को क्या कर देते हैं, लेंथ को बढ़ा देकर, ठीक है। तो ये आर्क की लंबाई को जितना एक्सपांसन करेंगे, बढ़ाएंगे जितना, तो क्या होगा, तो आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब दूसरी की बात लिखिए, आर्क को अगर हम ठंडा करते हैं तब भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक, और तीसरा नंबर है आर्क के क्रॉस सेक्शन एरिया, आर्क के क्रॉस सेक्शन एरिया जो बढ़ेगा, ठीक है ना। आर्क के क्रॉस सेक्शन एरिया, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी आर्क रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करो, क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। चौथा है जो आपका आर्क है ना, तितर बितर कर दो, यानी कि विभाजित कर देने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक, इतना आपको याद रखेंगे आपके पेपर के लिए पर्याप्त। ठीक, चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं पूरा। ठीक है, आर्क की लंबाई को बढ़ाकर, यानी कि लेंथनिंग द आर्क, लेंथनिंग द आर्क, यानी आर्क की लंबाई को बढ़ाकर, यानी आर्क का रेजिस्टेंस इसकी लंबाई के समानुपाती होता है, और कांटेक्ट के बीच की गैप को बढ़ाकर आर्क की लंबाई को बढ़ाया जाता है। ठीक, देखो कांटेक्ट होते हैं, उनके बीच की जो गैप होती है उसको बढ़ा करके आर्क की लंबाई को बढ़ाया जाता है। देखो आर्क का रेजिस्टेंस, देखो आर्क का रेजिस्टेंस लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक ना, आर्क का रेजिस्टेंस आर्क की लंबाई के समानुपाती होता है, और कांटेक्ट के बीच जो गैप होते हैं ना, गैप को बढ़ा दी, देखो बढ़ा रहे हैं, जो दोनों कि दोनों कांटेक्ट के बीच की अगर गैप को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, बढ़ाकर आर्क की लंबाई को क्या कर देता है। देखो दोनों कांटेक्टों के बीच अगर दूरी बना दिया जाए तो क्या होगा, आर्क की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ देखते हैं। आर्क को ठंडा करके, यानी कि कूलिंग द आर्क, जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको ठंडा करना है। कूलिंग कंटेक्टों के बीच अगर माध्यम के रूप में मदद करता है, यह आर्क को बढ़ाता है। क्या करता है, आर्क, आर्क को बढ़ाता है। ठीक, कूलिंग कंटेक्टों के बीच अगर माध्यम के रूप में मदद करता है, यह आर्क को बढ़ाता है, मीडियम का काम करता है, जिससे एक गैस रेजिस्टेंस द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आर्क के साथ एफिशिएंट कूलिंग विस्फोट होता है। ठीक ना, अब बोलते हैं आर्क के क्रॉस सेक्शन को कम करना। ठीक है ना, यदि आर्क के क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल कम हो जाता है तो आर्क को बनाए रखने के लिए आवश्यक वोल्टेज बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में आर्क पथ का रेजिस्टिव बढ़ जाता है। आर्क के क्रॉस सेक्शन को कंटेक्ट को कम खोलकर या कंटेक्ट को कम क्षेत्रफल के माध्यम से कम किया जा सकता है ना, यानी कि आर्क के जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है उसको कम कर, आर्क का एरिया को कम कर देंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस, यानी कि एरिया अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक, लंबाई बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है ना, और ठंडा करके आप चलते आर्क को विभाजित करके, यानी कि स्प्लिटिंग द आर्क, यानी सीरीज में छोटे छोटे जो आर्क की संख्या में आर्क को विभाजित करके आर्क के रेजिस्टेंस को बढ़ाया जा सकता है। इन आर्क में से हर एक को लंबा और ठंडा करने के प्रभाव का अनुभव होता है। कंटेक्टों के बीच कुछ संवाहक प्लेटों को पेश करके आर्क को विभाजित किया जा सकता है। ठीक, तो आपको यहाँ पे बता दिया हमने कि आर्क की देखो इसमें क्या होगा, आर्क की लंबाई बढ़ाते हैं, ठीक है ना, आर्क की लंबाई अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ता है।
ठीक, रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है। और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम करते हैं तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है, ठीक ना। कूलिंग कूलिंग देते हैं तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है, ठीक। और आर्क को अगर हम क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, तब भी रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं, लो रेजिस्टेंस और जीरो करंट मेथड। ठीक है, जीरो करंट है, लो रेजिस्टेंस मेथड। इस विधि को केवल एसी सर्किट में, देखो इस विधि को केवल एसी सर्किट में आर्क बुझाने के लिए निर्मित किया गया है। इस सिस्टम में आर्क रेजिस्टेंस को करंट के शून्य होने तक कम रखा जाता है, जहां आर्क स्वाभाविक रूप से बुझ जाता है और कॉन्टैक्टों में बढ़ते वोल्टेज के बावजूद इसे दोबारा स्ट्राइक करने से रोका जाता है। सभी आधुनिक हाई पावर एसी सर्किट ब्रेकर आर्क बुझाने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं, लो रेजिस्टेंस मेथड का, ठीक है ना। एक एसी सिस्टम में प्रत्येक आधे चक्र के बाद, ठीक है ना, बाद करंट शून्य पर ड्रॉप होता है और हर बार करंट के शून्य होने पर कुछ क्षण के लिए आर्क बुझ जाता है, ठीक। अब कॉन्टैक्टों के बीच में आयन और इलेक्ट्रॉन होते हैं ताकि इसमें छोटे इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो और बढ़ते कॉन्टैक्ट वोल्टेज की स्ट्राइकिंग वोल्टेज के रूप में आसानी से तोड़ा जा सके। यदि इस तरह का ब्रेकडाउन होता है तो आर्क एक आधे चक्र तक बनी रहेगी। या यदि करंट शून्य के तुरंत बाद कॉन्टैक्ट के बीच के माध्यम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कॉन्टैक्टों के क्रॉस वोल्टेज की तुलना में अधिक तेजी से निर्मित होती है तो आर्क को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है और करंट बाधित हो जाएंगे। करंट शून्य के पास माध्यम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की तेजी से वृद्धि हासिल की जा सकती है न्यूट्रल अणुओं में पुनर्संयोजन के बीच स्पेस में आयनित कणों के कारण, ठीक है ना। आयनित कणों को दूर फेंकना और उन्हें संगठित कणों द्वारा विस्थापित करना। इसलिए एसी आर्क इंटरेक्शन में वास्तविक समस्या करंट के शून्य होने पर कॉन्टैक्टों के बीच के माध्यम को तेजी से समाप्त करना होता है, जिससे कि बढ़ते कॉन्टैक्ट वोल्टेज या रेस्ट्रिक्टिंग वोल्टेज कॉन्टैक्टों के बीच की जगह को नहीं तोड़ सके। माध्यम के अनायनीकरण निम्नलिखित विधियों पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक ना। देखो अब क्या है, गैप की लंबाई, ये लेथनिंग ऑफ गैप, ठीक है ना। लो रेजिस्टेंस मेथड पढ़ रहे हो, यह सिर्फ एसी सर्किट में, ठीक ना, सर्किट ब्रेकर के थ्रू आर्क को बुझाने, देखो सर्किट ब्रेकर जो होते हैं ना, देखो लो रेजिस्टेंस मेथड जो होता है एसी सर्किट में ओनली यूज किया जाएगा, ठीक है ना। आर्क बुझाने के लिए यूज करने वाला जो कारक है, देखो गैप की लंबाई, यानी कि दोनों कॉन्टैक्टों के बीच जो है गैप की लंबाई। देखो तो माध्यमों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, माध्यम यहाँ पर माध्यम लगेगी, ठीक है, जैसे F6 होगा ना, वैक्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आयन हो सकता है। तो माध्यम की हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्राप्त की जा सकती है, तो गैप की लंबाई पर डिपेंड करता है। माध्यम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, माध्यम की डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होती है कंडक्टरों के बीच की गैप लंबाई, यानी गैप की लंबाई, ठीक है, गैप की लंबाई की होती है, ठीक है ना। अब चलते हैं क्या, हाई प्रेशर, उच्च प्रेशर। यदि आर्क के आसपास के क्षेत्र में दबाव बनाया जाता है तो डिस्चार्ज बनाने वाले कण का घनत्व भी बढ़ जाता है। कणों की बढ़ती घनत्व के कारण ही डी आयनीकरण की दर उच्च हो जाती है और फलस्वरूप कंडक्टरों के बीच माध्यम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है ना। यानी कि हाई प्रेशर दे सकते हो कि गैप की लंबाई बढ़ा सकते हो, ठीक। आगे देखिए कूलिंग क्या होता है जी, कूलिंग या आपका कूलिंग है, आयनित कणों का प्राकृतिक संयोजन अधिक तेजी से होता है, उन्हें ठंडा करने की अनुमति दी जा सकती है, इसलिए आर्क को ठंडा करके कॉन्टैक्टों के बीच के माध्यम डाइलेक्ट्रिक को बढ़ाया जा सकता है। देखो अगर हम देखो पहले बताया नहीं था अभी कि कूलिंग अगर दे देते हैं तो उससे क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो आर्क का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा जी, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक। आप चलते हैं ब्लास्ट इफेक्ट। यदि कंडक्टरों के बीच आयनित कण बह गए हैं, देखो यदि हमें बताया ब्लास्ट इफेक्ट क्या होता है, यदि दोनों कंडक्ट के बीच में जो है आयनित कण जो है ना वो सब बह गए, क्या बह गए और संगठित कणों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए गए तो माध्यम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ सकती है, ठीक है ना। हाँ भाई जब सब हट चुके हैं तो क्या बचेगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। यह डिस्चार्ज के साथ निर्देशित गैस विस्फोट या कॉन्टैक्ट स्थान में आयल को फोर्स के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना।
ये चीज़ हो गया। देखो अपने तो लो रेजिस्टेंस मेथड है ना, और इसमें देखिएगा तो इसमें आप लिख सकते हैं हाई। देखो एक तो लो है, देखो लो रेजिस्टेंस मेथड, ठीक है ना, इसमें सिर्फ एसी के लिए यूज़ किया जाता है। और हाई रेजिस्टेंस मेथड जो होता है इसमें एसी और डीसी दोनों के लिए, ठीक है ना। ये लो कैपेसिटी, ये जिसकी जानते हो लो कैपेसिटी है, क्या लो कैपेसिटी है, उसमें एसी का यूज़ किया जाएगा और डीसी दोनों का। यानी कि हाई रेजिस्टेंस मेथड में एसी डीसी दोनों का यूज़ किया जाएगा हाई रेजिस्टेंस मेथड में, ठीक है ना। और लो रेजिस्टेंस मेथड में ओनली एसी का यूज किया जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए, तो हमने आपको यहाँ तक बता दिया। ठीक।